रुक्मा देवी ने रिद्धिमा से कहा, डॉक्टर को आने में देरी होगी, तू अकेली डर जाएगी। यहाँ हमारे साथ हमारे घर में रहना, जब तूफान थम जाएगा तो चली आना यहाँ पर। रिद्धिमा ने घबराते हुए पूछा, लेकिन कुणाल वो तो हॉस्पिटल में है, कहीं वो। भैरव सिंह जी और रुक्मा देवी शायद रिद्धिमा का डर समझ गए थे। रिद्धिमा को इस तरह परेशान होते देखकर भैरव सिंह ने उसे कहा कि इस तरह के तूफानों में होने वाली बुरी घटनाएं उन लोगों के साथ होती है जो किसी सुनसान इलाके में या फिर सड़कों पर घूम रहे होते हैं। कुणाल हॉस्पिटल में था और इसीलिए उसे किसी तरह का कोई डर नहीं था। रुक्मा देवी जी ने रिद्धिमा को समझाया, डरने की कोई बात नहीं है, तू अपने फोन से उसको फोन करके कह दे कि तूफान थमने के बाद ही घर आवे। रिद्धिमा ने कुणाल को फोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी कुणाल का फोन नहीं लगा। तूफान धीरे धीरे शुरू हो गया था। भैरव सिंह जी और रुक्मा देवी रिद्धिमा को अपने साथ अपने घर ले गए, लेकिन वहां पर लक्ष्मी को ना देखकर रिद्धिमा ने उनसे पूछा, लक्ष्मी कहाँ है? अभी तो यहीं थी, ऐसे तूफान में वो कहाँ चली गई? रुक्मा देवी ने चाय का कप रिद्धिमा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, उसकी चिंता ना कर, आ जाएगी। वो यहाँ की सारी चीजें समझती है, उसको कोई खतरा ना है, तू चाय पी। जैसे रिद्धिमा की चाय खत्म हुई उसे लगा जैसे उसे बहुत जोर की नींद आ रही है। रिद्धिमा ने रुक्मा देवी जी की तरफ देखकर कहा, पता नहीं क्यों लेकिन आज बहुत थक गई हूँ, मेरा सोने का मन कर रहा है। रुक्मा देवी ने बड़े ही प्यार से रिद्धिमा के सर पर हाथ फेरकर उसे पास ही पड़ी हुई खाट पर सो जाने के लिए कहा। रिद्धिमा चुपचाप जाकर उस खाट पर लेट गई और उसे गहरी नींद आ गई। अभी रिद्धिमा को रुक्मा देवी के घर पर आए हुए ज्यादा देरी नहीं हुई थी। तूफान के आने की खबर सुनकर कुणाल हॉस्पिटल से निकल गया था और कुछ ही देर में जब वह हवेली पहुंचा तो उसने देखा ठीक वैसे ही जैसे कुछ दिन पहले रिद्धिमा लक्ष्मी के कपड़े पहनकर तैयार होकर खिड़की के पास खड़ी थी। आज भी वैसा ही कुछ नजारा था। कुणाल ने हंसते हुए कहा, आज मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ। उस दिन तो मुझे लगा जैसे कोई और है, लेकिन मैं समझ गया हूँ तुम फिर से मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही हो ना। लेकिन पहले की तरह कुणाल को इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। कुणाल ने अपना बैग साइड में रखा और फिर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए खिड़की के पास खड़ी हुई उस लड़की को कसकर पकड़ लिया। जैसे कुणाल ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया, वह लड़की पलटकर कुणाल के गले से लग गई। कुणाल उसकी धड़कनों को अपने बेहद करीब महसूस कर पा रहा था। उसने अपने चेहरे पर लंबा सा घूंघट डाला हुआ था। कुणाल ने शरारत भरे अंदाज में पूछा, क्या बात है, आज बड़ी रोमांटिक मूड में लग रही हो, लेकिन रिद्धिमा अचानक तुम्हें हुआ क्या है? उसने कुछ नहीं कहा। कुणाल से दूर हटकर वह चुपचाप कमरे के दरवाजे तक गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। यह देखकर कुणाल काफी हैरान था, क्योंकि रिद्धिमा कभी इस तरह से बिहेव नहीं करती। अभी तक कुणाल उसे रिद्धिमा ही समझ रहा था। बाहर तूफान धीरे धीरे अपना जोर पकड़ चुका था। कुणाल को शक हुआ, रिद्धिमा ये सब क्या कर रही हो? यू आर प्रेग्नेंट और हमें अभी कुछ वक्त इंतजार करना होगा। लेकिन कुणाल को इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। कुणाल का ध्यान अचानक से उन पायलों की आवाज की तरफ गया जो उस लड़की ने पहनी हुई थी और कुणाल को शक हुआ कि वो लड़की रिद्धिमा नहीं लक्ष्मी है। कुणाल ने उससे पूछा, तुम रिद्धिमा नहीं हो, तुम लक्ष्मी हो ना? ये सब क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? इससे पहले कि कुणाल कुछ और कहता, उसने अपना घूंघट अपने चेहरे से हटा दिया और उसका खूबसूरत चेहरा कुणाल की आंखों के सामने था। वो लक्ष्मी ही थी। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि कुणाल उसे देखते ही कुछ भी कहना भूल गया। वह बस खामोश सा लगातार उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। देखते ही देखते लक्ष्मी ने अपनी ओढ़नी को उतारकर दूर फेंक दिया। लक्ष्मी को इस रूप में देखकर कुणाल बहकने लगा था, लेकिन फिर भी वह अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। ये तुम क्या कर रही हो लक्ष्मी, जाओ यहाँ से। कुणाल ने ये दूसरी तरफ नजर फेरते हुए कहा, लेकिन कुणाल की बातों का लक्ष्मी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, पर आंखों में एक नशा। कुणाल को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह चाहकर भी अपने आप को उसके करीब जाने से रोक नहीं पा रहा था। लक्ष्मी कुछ कदम आगे बढ़कर कुणाल के करीब आने लगी। उसके पायलों की आवाज में जैसे एक अजीब सी धुन थी जो कुणाल को लगातार अपनी तरफ खींच रही थी। कुणाल के करीब आकर लक्ष्मी ने अपने हाथ कुणाल के सीने पर रख दिए। कुणाल ने एक बार फिर उसे रोकने की कोशिश की,
ये सब गलत है। रिद्धिमा को पता चला तो, और मैं शादीशुदा हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लक्ष्मी जाओ यहाँ से। कुणाल को लग रहा था कि लक्ष्मी के चुप रहने की वजह उसका मौन व्रत है, जैसा कि रुक्मा देवी ने बताया था। शाम ढलने के बाद लक्ष्मी किसी से बात नहीं किया करती थी, लेकिन अगले ही पल लक्ष्मी की आवाज सुनकर कुणाल चौंक गया। 25 साल से इंतजार कर रही थी तुम्हारा, जानती थी तुम आओगे, और जब तुमने हवेली में पहला कदम रखा ना, मुझे तो तभी खबर लग गई थी, इसीलिए तो सब कुछ छोड़कर दौड़ी चली आई थी मैं। कुणाल के लिए लक्ष्मी की कोई भी बात समझना आसान नहीं था। वह क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी, और कुणाल को कुछ भी नहीं पता चल रहा था। कुणाल ने घबराते हुए पूछा, 25 साल से मेरा इंतजार? तुम कहना क्या चाहती हो, और तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी लक्ष्मी? तुम्हारा और मेरा क्या लेना देना है आखिर? लक्ष्मी ने अपने होठों पर फिर से वही नशीली मुस्कुराहट बिखेरते हुए कुणाल की तरफ देखा। कुणाल बार बार लक्ष्मी से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कुणाल अपने होश में नहीं था। उसे कुछ तो हो गया था। लक्ष्मी कुणाल के बेहद करीब आ गई थी। डॉक्टर साहब, बहुत लंबा इंतजार किया मैंने आपके लिए, और आप मुझे पहचान भी नहीं पा रहे हैं? यह तो बड़ी नाइंसाफी है रे। लक्ष्मी की आवाज, उसके बोलने का ढंग, सब कुछ अलग लग रहा था। ऐसा लग रहा था कुछ दिनों पहले तक जो लक्ष्मी उस हवेली में रहा करती थी वैसी बिल्कुल भी नहीं है। कुणाल ने एक बार फिर से अटकती हुई सी आवाज में लक्ष्मी को अपने आप से दूर करने की आखिरी कोशिश की। मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन ये सब गलत है, तुम जाओ यहां से। लेकिन अगले ही पल लक्ष्मी ने डॉक्टर कुणाल को अपनी बाहों में जकड़ लिया, और उसके बाद डॉक्टर कुणाल और लक्ष्मी के बीच वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हाँ, यह बात अलग है कि डॉक्टर कुणाल उस वक्त अपने होश में नहीं थे। उधर रिद्धिमा गहरी नींद में सो गई थी। यहाँ डॉक्टर कुणाल और लक्ष्मी के बीच सारी दूरियां मिट चुकी थी। ना चाहते हुए भी डॉक्टर कुणाल वो कर बैठे थे जो उन्हें कभी नहीं करना था। लेकिन कमाल की बात तो यह थी कि अगली सुबह जब सूरज निकला तो डॉक्टर कुणाल को कुछ भी याद नहीं था। दिन निकलने पर जब रिद्धिमा की आंख खुली तो उसने रुक्मा देवी से पूछा, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, और मुझे नींद कब आई? मुझे कुछ पता क्यों नहीं? रुक्मा देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, छोरी, थारा को नींद आ गई थी रात को, तू कुछ ज्यादा ही थकी हुई थी ना, इसीलिए मैंने नहीं उठाया। अब जा, अपने घर जा, कुणाल भी आ गया होगा। रिद्धिमा को ऐसा लग रहा था जैसे वह एक बहुत गहरी नींद से जागी है। उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे पिछली रात का उसे कुछ भी याद नहीं है। कुणाल का नाम सुनते ही वह घबरा गई। हाँ, कुणाल मुझे ढूंढ रहे होंगे ना, मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। रिद्धिमा के सवाल का जवाब लक्ष्मी ने हंसते हुए दिया, परेशान होने की बात नहीं है, मैंने डॉक्टर साहब को आपके यहाँ होने की खबर दे दी थी। रिद्धिमा रुक्मा देवी के घर से निकलकर कुणाल के पास पहुंची। कुणाल किचन में चाय बना रहा था। रिद्धिमा को देखते ही उसने मुस्कुराते हुए पूछा, गुड मॉर्निंग मैडम। क्या बात है यार, आप तो रुक्मा जी के घर जाकर के बड़ी गहरी नींद में सो गई। रिद्धिमा ने थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कुणाल की बात का जवाब दिया, पता नहीं कुणाल, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए गई थी, कब नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला। रिद्धिमा चुपचाप चेयर पर जाकर बैठ गई। कुणाल भी चाय का कप लेकर रिद्धिमा के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। उसी वक्त रिद्धिमा की नजर कुणाल की गर्दन पर पड़ी। वहां पर किसी के नाखून के निशान थे, जैसे किसी ने कुणाल की गर्दन पर अपने नाखूनों से खरोच दिया हो। रिद्धिमा ने घबराते हुए पूछा, कुणाल, ये तुम्हारी गर्दन पर कैसा निशान? कुणाल को भी शायद अभी तक अपनी गर्दन पर लगे हुए उन निशानों के बारे में कोई खबर नहीं थी, इसलिए उसने उठकर आईने में देखते हुए कहा, पता नहीं रिद्धिमा, हो सकता है नींद में लग गया होगा, या मच्छर बहुत है ना, खुजली करते वक्त स्क्रैच आ गया होगा। रिद्धिमा ने कुणाल के करीब आकर उसकी गर्दन पर लगे नाखूनों के उन निशानों को देखा। कुणाल, ये मच्छर के काटने का निशान तो नहीं लग रहा है। और एक बात बताओ, तुम मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? कल रात को अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं मिली थी तो तुम्हें मुझे ढूंढने की कोशिश तो करनी चाहिए थी ना। रिद्धिमा ने जब हल्की सी नाराजगी के साथ कुणाल से यह सवाल किया तो कुणाल ने उसे बताया कि कल रात को हॉस्पिटल से आने के बाद लक्ष्मी ने उसे बताया था कि रिद्धिमा उनके घर पर गहरी नींद में सोई हुई है। कुणाल की बात सुनकर रिद्धिमा ने कहा, ओ अच्छा, मुझे याद आया, रुक्मा आंटी ने मुझे कहा था। कुणाल ने हंसते हुए पूछा, तुम मुझ पर शक तो नहीं कर रही थी ना? देखो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ।
रिद्धिमा ने भी मुस्कुराकर कुणाल की बात का जवाब दिया। डॉक्टर साहब, सब जानती हूँ मैं कि आप सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। रिद्धिमा की इस बात पर कुणाल और रिद्धिमा दोनों ही जोर जोर से हंसने लगे। ठीक उसी वक्त कुणाल ने कुछ सोचते हुए रिद्धिमा से कहा, अच्छा रिद्धिमा, माँ से बात हुई थी, तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रही थी, और जानती हो तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा उनका, तुम्हें वापस बुला रही है दिल्ली। कुणाल की बात सुनकर रिद्धिमा ने बच्चे की तरह मुंह बना लिया, जैसे वो दिल्ली जाने को तैयार नहीं थी। लेकिन कुणाल, तुम्हारे बिना मैं वहां जाकर क्या करूंगी? माँ को बोल दो ना थोड़े दिन और मुझे रहने दे। कुणाल जानता था रिद्धिमा उसके बिना दिल्ली जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन कुणाल की माँ रिद्धिमा की तबीयत को लेकर काफी परेशान थी। उनको रिद्धिमा का ऐसी हालत में गांव में रहना सही नहीं लग रहा था, लेकिन कुणाल भी रिद्धिमा को नाराज नहीं करना चाहता था। ठीक है रिद्धिमा, मैं माँ से बात करूंगा। और सुनो, मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ, आजकल हॉस्पिटल में कुछ ज्यादा ही पेशेंट्स आ रहे हैं। कुणाल का बस इतना कहना था, तभी हॉस्पिटल से कुणाल के मोबाइल पर किसी का फोन आया। कुणाल ने फोन उठाते हुए कहा, लेकिन अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ? डॉक्टर अमित के क्वार्टर्स में? ओह नो, मैं आता हूं वहां पर। कुणाल जब फोन पर बात कर रहा था तो उसकी आधी अधूरी बात सुनकर रिद्धिमा इतना तो समझ गई थी कि कुछ तो गलत हुआ है। कुणाल की घबराई हुई आवाज और उसके चेहरे पर आ रहे पसीने को देखकर रिद्धिमा को किसी डर का अंदेशा हो रहा था। रिद्धिमा ने कुणाल से पूछा, क्या हुआ कुणाल, किसका फोन था और तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? कुणाल ने घबराते हुए रिद्धिमा को डॉक्टर विजय के साथ हुए हादसे के बारे में बताया। रिद्धिमा, हॉस्पिटल से फोन था, डॉक्टर विजय का एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टर विजय के एक्सीडेंट की खबर सुनकर रिद्धिमा भी कुणाल के साथ जाने की जिद करने लगी। पहले कुणाल ने रिद्धिमा को हॉस्पिटल चलने से मना किया, लेकिन बार बार रिद्धिमा की जिद के आगे कुणाल हार गया। कुणाल और रिद्धिमा दोनों ही हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल के एक वार्ड में डॉक्टर विजय एडमिट हुए थे। कुणाल और रिद्धिमा जैसे ही डॉक्टर विजय के पास पहुंचे, उन्होंने नर्स से पूछा, अचानक क्या हुआ डॉक्टर विजय को? कल शाम तक तो बिल्कुल ठीक थे, मैं जब हॉस्पिटल से घर गया था। नर्स के चेहरे पर एक अजीब सा डर था, उसकी आवाज काफी डरी और घबराई हुई थी। उसने डरते हुए डॉक्टर कुणाल को बताया, सर वो डिपार्टमेंट से ऑर्डर आए थे, जिस क्वार्टर में डॉक्टर अमित और रुचि मैडम रहा करती थी उसकी सफाई करवानी थी। पता नहीं सर डॉक्टर विजय वहां पर क्यों गए, लेकिन आज सुबह वह इस हालत में। नर्स अभी अपनी बात पूरी नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके पहले ही बेहोशी की हालत में डॉक्टर विजय ने अजीब सी आवाज में घबराते हुए कुछ कहना शुरू कर दिया, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। और उसके बाद डॉक्टर विजय की चीखने की आवाज, सब कुछ बेहद डरावना और खौफनाक सा लग रहा था। कुणाल ने सवालिया नजरों से रिद्धिमा के चेहरे की तरफ देखा और फिर उसे कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए रिद्धिमा, तुम जाओ। लेकिन रिद्धिमा कुणाल को वहां पर अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। कुणाल, कैसी बात कर रहे हो? डॉक्टर विजय आपके जूनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने कितनी मदद की है हमारी, मुझे यहीं रुकना होगा। अभी बस कुछ ही मिनट बीते थे। डॉक्टर विजय को धीरे धीरे होश आने लगा। डॉक्टर विजय की आंखें पूरी तरह से लाल थी, उन आंखों में कुछ अलग था। डॉक्टर विजय के चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे वे नॉर्मल नहीं थे। विजय को होश में आते देख कुणाल ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से पूछा, तुम ठीक हो ना विजय, क्या हुआ था तुम्हें? बड़ी कमजोर आवाज में डॉक्टर विजय ने जवाब दिया, मैं कल अपने घर जा रहा था कुणाल सर, लेकिन फिर पता नहीं कैसे अचानक वहां पर पहुंच गया और वो भी वहीं थी। मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की और उसने मुझे जोर से धक्का दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। डॉक्टर कुणाल ने डॉक्टर विजय के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें होश में लाने की कोशिश करते हुए उनसे पूछा, किसकी बात कर रहे हो तुम विजय, कौन थी वहां पर? विजय की आंखें फिर से धीरे धीरे बंद होने लगी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ही रात में बहुत कमजोर हो चुका था। लेकिन विजय ने धीरे से एक नाम डॉक्टर कुणाल को बताया, देविका, देविका थी वहां पर। और इतना कहकर विजय बेहोश हो गया। कुणाल ने पलटकर नर्स की तरफ देखा और उसे जानने की कोशिश की, आप किसी देविका को जानती हैं सिस्टर? जैसे ही कुणाल ने यह सवाल नर्स से किया, कुणाल ने नोटिस किया नर्स पूरी तरह से डर गई। उसके चेहरे की एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। उसकी आंखों में एक खौफ था। देविका का नाम सुनकर नर्स कुछ इस तरह से बिहेव कर रही थी जैसे उसने किसी बुरी आत्मा का नाम सुन लिया हो। कुणाल के कुछ और पूछने से पहले ही रिद्धिमा ने नर्स से पूछा, क्या हुआ? देविका का नाम सुनकर आप इतना घबरा क्यों गई हो? नर्स ने अपने माथे से पसीना साफ करते हुए रिद्धिमा की तरफ देखा और फिर बहुत घबराई हुई आवाज में जवाब दिया,
देविका अब जिंदा नहीं है। वे तो कब की मर चुकी मैडम। पिछले 6 साल से हॉस्पिटल में मैं हूँ। देविका नाम की लड़की की मौत 4 साल पहले ही हो चुकी है। यह सुनते ही कुणाल बुरी तरह से चौंक गया। ये क्या कह रही हैं आप? डॉक्टर विजय कौन सी देविका के बारे में बात कर रहे हैं? नर्स देविका का नाम सुनकर पहले ही बहुत बुरी तरह से घबरा चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन रिद्धिमा और कुणाल के बार बार पूछने पर नर्स ने कुणाल और रिद्धिमा को देविका के बारे में बताना शुरू किया। इस गांव की लड़की थी सर। शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी और घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। मैंने सुना कि उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। गांव वाले कहते हैं उसकी आत्मा यहीं भटकती है। रिद्धिमा ने हैरान होते हुए नर्स से सवाल किया, अगर ऐसा है तो उस मेडिकल क्वार्टर्स से उसका क्या लेना देना है? और डॉक्टर विजय है? नर्स ने रिद्धिमा को बताया, वो क्या है ना मैडम, ये मेडिकल क्वार्टर्स कुछ साल पहले ही बना है। उसी जमीन पर पहले कुआं हुआ करता था। उस कुएं को बंद करके सरकार ने वहां पर मेडिकल क्वार्टर्स बना दिए। ये वही कुआं है जिससे कूदकर देविका ने अपनी जान दे दी थी। नर्स की बात सुनने के बाद रिद्धिमा को भी थोड़ा थोड़ा सा डर लगने लगा था। रिद्धिमा अभी इन बातों में विश्वास नहीं करना चाहती थी और कुणाल को इन बातों को पूरी तरह से नकार चुका था। कुणाल ने नर्स को ये सारी बातें करने से मना किया और डॉक्टर विजय का ट्रीटमेंट शुरू किया। सिस्टर, लगता है हमारे पास इन सब बातों का वक्त नहीं है। आप डॉक्टर विजय का ब्लड सैंपल ले लीजिए और जल्दी से उसकी रिपोर्ट्स ला कर दीजिए। जी सर। इतना कहकर नर्स तेज कदमों से वहां से चलकर उस वार्ड से बाहर चली गई। अब वहां पर रिद्धिमा और कुणाल ही थे। रिद्धिमा ने कुणाल से पूछा, कुणाल क्या लगता है आपको ये सारी बातें सच होंगी क्या? कुणाल उन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन डॉक्टर विजय की हालत देखकर वह काफी परेशान था। कुणाल ने रिद्धिमा की तरफ देखा और बेहद चिंताजनक आवाज में जवाब दिया, पता नहीं रिद्धिमा, अभी तो डॉक्टर विजय का होश में आना बहुत जरूरी है और जो कुछ भी सिस्टर ने कहा मैं उसके बारे में पता करने की कोशिश जरूर करूंगा। क्या सच में वो क्वार्टर्स कुएं के ऊपर बना हुआ है? कुणाल डॉक्टर विजय को ट्रीटमेंट देने में बिजी हो गए। रिद्धिमा ने कुणाल से कह दिया कि वो हवेली वापस जा रही है और इतना कहने के बाद रिद्धिमा अकेले ही हॉस्पिटल से बाहर निकल आई। लेकिन रिद्धिमा ने कुणाल से झूठ बोला था। रिद्धिमा हवेली जाने के बजाय सीधे उस मंदिर में पहुंची जहां पर कुछ दिनों पहले वह लक्ष्मी के साथ गई थी। कुछ देर पहले हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ था वो सब रिद्धिमा के लिए बेहद हैरान करने वाला था। रिद्धिमा उन सारे सवालों का जवाब चाहती थी जो डॉक्टर विजय की हालत देखने के बाद उसके दिमाग में बार बार आ रहे थे और उन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए रिद्धिमा मंदिर पहुंची। रिद्धिमा को देखकर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, तुम आज फिर से? क्या हुआ, सब ठीक है ना? रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए पंडित जी को प्रणाम किया। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सब कुछ ठीक है, बस आपका आशीर्वाद है। पंडित जी ने रिद्धिमा को अपने पास बैठने का इशारा किया और फिर पूछा, तो बताओ बेटा, कैसे आना हुआ? तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है कोई चिंता चल रही है तुम्हारे मन में। रिद्धिमा पंडित जी के पास बैठ गई और फिर कुछ सोचते हुए उसने धीरे से पूछा, पंडित जी, इस गांव में क्या सचमुच देविका नाम की किसी लड़की की आत्मा घूमती है? सच क्या है?